ब्लैक मनी तो वो मनी है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया, के लिए कानून बन गए हैं और उन कानून से उन्हें सीधा किया जा सकता है। क्या वो अपना जुर्म छिपा लेगा यहाँ से? देखिए, रेगुलेशन रेरा एक्ट आने के बाद में ये पॉसिबिलिटीज़ तो ना के बराबर हैं। बहुत बड़ा कैश ट्रांजैक्शंस ऐसे होता है तो ये साफ साफ चोरी है जीएसटी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ब्लैक मनी के ऊपर एक बड़ा प्रहार किया था और 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या देश से ब्लैक मनी खत्म हो गई है? क्या अभी भी हमारे व्यापारों में ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। और सबसे ज्यादा ब्लैक मनी कहां पर इस्तेमाल की जा रही है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1000, 2000, लाख नहीं, करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी हर रोज इस सेक्टर में खपाई जाती है। और ये करोड़ों नहीं, अरबों खरबों में इसकी संख्या पहुंच जाती है। चलिए आज इसी पर बात करेंगे और आज हमारे साथ हैं हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट जगदीप शौरान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर। नमस्कार। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, हमने भी कई जगह ये रियलिटी चेक किया कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं कि अभी भी अपने प्रोजेक्ट में ब्लैक मनी को खपा रहे हैं। आखिरकार क्या इन्हें सरकार, कानून, किसी का कोई डर नहीं है? और ऐसा नहीं है कि ये कहीं किसी कोने में छुपकर दुबक कर उस ब्लैक मनी की डील कर रहे हैं। आप समझिए, कोई भी व्यक्ति उनके पास अगर जा रहा है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं यहां क्लियर कर दूं, मैं यहां तमाम सभी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ गिने चुने बिल्डर्स की बात कर रहा हूं, तो वहां उनके साथ सीधे तौर पर यह डील की जाती है कि हां आप आइए, अगर 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तो उसमें 1.5, 2 करोड़ रुपए तक भी वो ब्लैक मनी यानी कि कैश का पैसा एडजस्ट करने को तैयार है। कैसे हो रहा है? अब देखिए, रेगुलेशन रेरा एक्ट आने के बाद में ये पॉसिबिलिटीज़ तो ना के बराबर हैं, क्योंकि सेक्शन 7 ये इस बात को इंश्योर करता है कि किसी भी प्रकार की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में अगर कोई बिल्डर इन्वॉल्व है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसे रिवोक अथॉरिटी कर सकती है। और अपराध करने वालों का आप कानून से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, अपराध करने वाली एक साइकी है, एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उनका, कि आदमी जिस मंशा से वो कर रहा है या जो उसका एक रेगुलर करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, तो उनके लिए कानून बन गए हैं और उन कानून से उन्हें सीधा किया जा सकता है। लेकिन सीधे तो होते दिख नहीं रहे ना। कांग्रेस कहती है कि जो ईडी है वो मोदी और शाह की है, इस ईडी से भी इनको डर नहीं लग रहा है, जबकि लगातार कई बिल्डर्स के ऊपर रेड और कार्रवाई भी ईडी कर रही है। देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कोई करप्शन प्रैक्टिस जो अगर रियल एस्टेट सेक्टर में कैश का लेन देन है तो देने वाला भी है और लेने वाला भी है। लेकिन रेरा एक्ट के प्रोस्पेक्ट्स में अगर हम बात करें तो ये कैश लेन देन आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। कल अगर वो बिल्डर इंसॉल्वेंट होता है या किसी भी कारण से वो प्रोजेक्ट इस तरीके सब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बन के खड़ा हो जाता है, तो अलॉटी की मंशा होगी कि जो पैसा उसने बिल्डर को दिया है वो पैसा वो उससे वापस ले सके। तो ऐसे हालातों में अगर आपका पैसा जो आपने बैंक अकाउंट्स या एक ट्रांजैक्शन मोड से दिया है जिसकी रिफ्लेक्शन आप दिखा सकते हैं, तो वही पैसा सिर्फ वापस मिलेगा। और जो आपने कैश दिया है तो शायद वो उपकार किया है उस बिल्डर पे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, वो उपकार तो वहाँ बिल्डर पर हुआ है, लेकिन जो बिल्डर, मैं एक शब्द का भी इस्तेमाल करता हूँ आजकल कुछ बिल्डरों के लिए जो इस तरह का काम कर रहे हैं, धन पिशाच, यानी कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ धन चाहिए, इन्हें कोई लेना देना नहीं है आम आदमी से, आम आदमी के मेहनत से कमाए हुए पैसे से, ना ही सरकार को चूना लगाने से, और इन्हें किसी से कोई डर भी नहीं लगता है। गुरुग्राम जैसे शहर की ही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी भी जो अपने आप को बहुत बड़े रेपुटेशन की एक चादर में ढके हुए बिल्डर कहते हैं, वो सब भी ये काले धन का खेल खुले में खेल रहे हैं। इसका जो नुकसान है आम आदमी के बारे में तो आपने कोई बता ही दिया, इसके अलावा सरकारी रेवेन्यू के तौर पर कहाँ कहाँ होता है? जी देखिए, साफ सीधे तौर पर इसका हर्जाना सरकार को भी झेलना पड़ता है। ब्लैक मनी तो वो मनी है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया। सीधे मायनों में बात करते हैं, नोट का जो रंग है वो नहीं बदल जाता, वो हरे से काला नहीं होता है। जिस पैसे पे टैक्स नहीं दिए गए हैं, अगर कोई ब्लैक मनी देना है, अगर हम देने वाले के प्रोस्पेक्ट से समझें कि अगर किसी प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं और उसमें कैश का खपत कर रहे हैं, तो वो अपना इनकम टैक्स बचा रहे हैं और वो अपनी स्टैम्प ड्यूटीज़ बचा रहे हैं। अगर कोई 1 करोड़ की चीज़ है, उसके लिए 50 लाख रुपया बैंक से माध्यम से दिया गया है और 50 लाख रुपया कैश दिया गया है, तो आप स्टैम्प ड्यूटी की चोरी कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। और जीएसटी तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे जीएसटी भी लागू है, तो वहाँ पे जीएसटी की भी चोरी हो रही है।
तो इस मुद्दों को अगर सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शिकायतकर्ता मजबूत होना चाहिए, उसके इरादे मजबूत होने चाहिए, जो कि वो इस तरीके की माल प्रैक्टिसेस से लोगों को बचाए। और अगर ऐसी कुछ चीज़ें निकल के आती हैं सबूतों के साथ में, एविडेंसेस के साथ में, तो रेरा का भी ये कर्तव्य है कि सेक्शन 7 में ऐसे सभी बिल्डर्स के रजिस्ट्रेशंस को रिवोक करें। आपको क्या लगता है कि जो चोर किसी के घर या दुकान में सेंधमारी करके चोरी करते हैं वो ज़्यादा खतरनाक और बड़े हैं इनके मुकाबले, या ये महाचोर वाली कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि ये तो सीधे सीधे लोग सरकार का खजाना ही उसी में ही सेंधमारी कर रहे हैं, वहीं चोरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग भी जो है अपने मेहनत के पैसे को ऐसे लोगों को सौंप देते हैं क्योंकि उनको भी टैक्स बचाना है बस। देखिए, ये सिर्फ दो ही लोगों की सांठगांठ नहीं है, ये उन गरीबों के ऊपर भी एक आघात है। सरकार रेवेन्यू स्ट्रीम डिसाइड करती है, स्टैम्प ड्यूटीज़ डिसाइड करती है, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव्स को उसे मेट करना है। कहीं उसे गरीबों की मदद करनी है, कहीं उसे सड़कें बनानी हैं, कहीं उसे जो परोपकार के काम करने हैं, जो सरकार के काम हैं बेसिकली, तो उन कामों को धक्का लगता है। तो अगर सरकार का राजस्व घटता है तो ये एक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी उसको भी प्रभावित करता है, उसके राइट्स को प्रभावित करता है। लेकिन एक चीज़ समझिए जगदीप जी, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट है और 1000 यूनिट है। अगर 1-1 करोड़ रुपए भी उसमें कैश लिया जा रहा है तो 1000 करोड़ रुपए कैश आखिरकार मैनेज कैसे करते होंगे अपनी बुक को? और अगर एजेंसीज को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी हो, क्योंकि एजेंसीज अक्सर ये कह देती है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, इनको कैसे हम पकड़ें? देखिए, अगर एजेंसीज कोई भी एक छोटी सी भी शिकायत इनिशिएट होती है तो बुक ऑफ अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करके इन चीज़ों को पकड़ा जा सकता है। अगर एक बिल्डर एक ही दिन में 2 दुकानें बिल्कुल अलग अलग रेटों पे दे रहा है, एक को 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बेच रहा है, एक को 50,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बेच रहा है, तो स्क्वायर फीट का जो डिफरेंस है उससे कैच किया जा सकता है। लेकिन वो तो कह देगा कि मैंने जिसको 50,000 रुपये स्क्वायर फीट दिया उसको डिस्काउंट दे दिया 50% का। देखिए, शिकायत से जब चीज़ें जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसको संज्ञान में लेता है तो वो डीप डाउन कर ही लेंगे और वो इस चीज़ को जानने में ज़्यादा देर लगती नहीं है आजकल। नहीं, लेकिन अगर बिल्डर ये कहता है, ये प्ली रखता है एजेंसी के सामने कि जो आप बुक्स में जो नंबर देख रहे हैं कि किसी को मैंने 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट दिए, किसी को 50,000 स्क्वायर फीट दिए, किसी को 75,000 रुपये स्क्वायर फीट दिए, ये ने मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के डिस्काउंट के तहत दिए, तो क्या वो अपना जुर्म छिपा लेगा यहाँ से? देखिए, एजेंसीज़ में जो लोग बैठे हैं वो भी उनकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उनके जवाबों से। और अगर कहीं कोई इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं तो मेरा मानना ये है कि कानून इतने सक्षम हैं कि उन लोगों को उस घेरे में लिया जा सकता है। और अथॉरिटीज़ को तो संज्ञान लेने की अब आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत सारे इस तरीके के केसेस भी आते हैं जहाँ कैश कंपोनेंट ले लिया जाता है अलॉटीज़ से, और ये कह के ले लिया जाता है ये हमारा मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं या कुछ हैं। अलॉटीज़ को इन चीज़ों से बचना चाहिए कि लास्ट में अगर जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी है और रिफ़ंड की अगर नौबत आती है तो वो कैश कंपोनेंट जो आप पे कर रहे हैं वो आपको वापस कभी नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में शिकायत कहाँ कर सकता है कोई व्यक्ति? स्टैट्यूट, देखिए, अगर हम आपकी बात को सच मानते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा कैश ट्रांजैक्शंस ऐसे होता है तो ये साफ साफ चोरी है जीएसटी की, ये साफ साफ चोरी है स्टैम्प ड्यूटीज़ की, ये साफ साफ चोरी है इनकम टैक्स की। तो इन सब के लिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ तो हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी का डिपार्टमेंट है, देन आपके तहसीलदार जो स्टैम्प ड्यूटीज़ की हैं। और ये फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है, रेरा तो सबसे अहम इसमें एक अथॉरिटी बनती ही है कि इस तरीके के संज्ञान को वो ले, सुमोटो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे या कंप्लेंट के माध्यम से कंप्लेनेंट से एविडेंसेस ले। चलिए, हम उम्मीद करते हैं बहुत सारे सवाल कि जो आपके जहन में होंगे वो काफ़ी क्लियर हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है, और हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि किसी भी बिल्डर को कैश में अपना पैसा थमा कर ना आए, आप इस भरोसे में ना रहे कि वो बहुत बड़ा बिल्डर है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छी रेपुटेशन को गिरते हुए आपने और हमने देखा है और इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि कल को जब वो पैसा आपको वापस चाहिए होगा तो उस कैश को तो आप फिर भूल ही जाइए। साथ ही साथ एजेंसी से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के बिल्डर्स के खिलाफ वो कार्रवाई करे जो खुले आम कैश में डील कर रहे हैं, क्योंकि ना केवल आम लोगों को इसका नुकसान हो रहा है बल्कि सरकारी खजाने को भी एक बड़ा नुकसान
इससे ये बिल्डर पहुंचा रहे हैं और खुलेआम पहुंचा रहे हैं। आपके रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई भी सुझाव हो तो नीचे दिए गए मेल आईडी पर आप मेल कर हमें बता सकते हैं। आपकी कहानी, जो बिल्डर से आप पीड़ित है, वो रिपोर्टर जी सबके सामने लाने का काम करेगा, जो हम लगातार करते आ रहे हैं। नमस्कार।